हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो जीके के क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये सेशन डेली प्रोवाइड हो रहा है 9 PM पर। और आज इसमें जो भी आरआरबी एनटीपीसी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से, अभी हिस्ट्री वाला सेक्शन चल रहा था तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेंगे, पॉलिटी पर चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से चलते चले जाएंगे। एनटीपीसी के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो कवर कर लेंगे विथ थ्योरी। ठीक है जी, 30 सेकंड मिलेंगे इसमें और आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। इसमें आप जो है चैट बॉक्स में इसको आंसर करोगे। तो जो भी बच्चा सिंसियरली इसमें पार्ट लेगा, कल मैं एक बुक जो है आपको आज नहीं दिखा पाया, कल मैं डेफिनेटली उस बुक का आपको शो कर दूंगा कि वो कौन सी बुक आपको मिलने वाली है। उस बिहाफ पे आपको एक टेस्ट होगा और जो बच्चा सिंसियरली उसमें अच्छा स्कोर करेगा, डिसेंट स्कोर करेगा, उसको बुक घर पर प्रोवाइड हो जाएगी। उसको अच्छे से लगाना, साइंस की बुक को, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, विथ थ्योरी बुक है। आपके क्वेश्चन जो है, आपका पेपर डेफिनेटली ये निकलने वाला है। ठीक है, आपको एक भी पोस्ट इसमें से नहीं छोड़नी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं इसको, वो उसमें से एक भी नहीं रहना चाहिए। आपके मैथ रीजनिंग का भी पूरा होना चाहिए और ये सेशन आप करके जाना, जीके का कहीं भी आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, आपने चाहे कहीं से भी पढ़ी हो। इसके साथ करंट अफेयर भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। करंट अफेयर भी देख कर जाना, उसको मत छोड़ना। जो मैं आपको रेगुलर सुबह 11 साढ़े 11 पर वो अपलोड होते हो जाती है। और उसको आप जो सेशन है उसको तुरंत तभी की तभी देख लिया करो, खत्म कर लिया करो उसको। ठीक है जी, 30 सेकंड मिलेंगे, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक करके शेयर कर दो फटाफट से। और ये हर दिन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ। ठीक है जी, चलो भाई सेशन स्टार्ट करें। चलो भाई सेशन स्टार्ट करें क्या? आप लाइक करके शेयर कर दो सेशन फटाफट से। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मेरा ऑलरेडी आरआरबी में एक फर्स्ट जो पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और इसमें जीके में और बाकी मैथ में स्कोर मैंने ऑलरेडी शो कर रखा है। तो बाकी आपको तैयारी में फुलफिल कराऊंगा कंप्लीट साइकोमेट्रिक तक। तो अच्छे से देखो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करो सभी लोग, शिमला समझौता 1972 पर किनके हस्ताक्षर हुए थे? जिन बच्चों ने इससे पहले वाला सेशन देखा है उसमें देखा होगा सेम क्वेश्चन शिमला समझौता पूछा था, कौन से सन में हुआ था, किसी शिफ्ट में आया था आरआरबी एनटीपीसी में ही। तो अब इसमें पूछ लिया कि किन किन के बीच में हुआ था, जबकि मैंने उसमें ही बता दिया था आपको कि किन किन के बीच में हुआ था। देख रहे हो, सेम क्वेश्चन है, शिफ्ट बदल रही है बस क्वेश्चन का। अगर आपने डिटेल पढ़ा हुआ है तो आप फटाफट से इसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ये चीज कितना सिंपल प्रोसेस है, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर इंदिरा गांधी और JD भुट्टो। ये कौन थे? ये थे जो बेंजर अली भुट्टो है उनके फादर थे। कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। इनका पूरा नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है जी, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं इसमें। हाँ भाई, चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। वेट, ठीक है, चलो नेक्स्ट पर। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन की विशाल निर्माण का श्रेय किसे किसे दिया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। आंसर करो सभी लोग और नोट आउट कर लो भाई, आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देख लेना। ठीक है, 28 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है। सभी जो हैं, जो कैंडिडेट, आप जो 28 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी जो है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इट्स सम सॉल्यूशन @gmail.com पर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो मेमोरी बेस्ड हैं, उनको लिखकर जरूर भेजना। ठीक है, @gmail.com इस पर लिखकर जरूर भेजना। जो कैंडिडेट एग्जाम होता जाए फटाफट से भेजते जा रहा। ठीक है जी, चलो भाई क्या आंसर है इसका? चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है क्वीन शी हुएंग को। ठीक है, किसको जाता है? क्वीन शी हुएंग को। और ये लगभग 260 ईसा पूर्व समथिंग में स्टार्ट हुई थी और 210 ईसा पूर्व तक ये बन गई थी कंप्लीट। बहुत बड़ी दीवार है और आपने कई बार देखा होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें। करो भाई आंसर करो, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। सभी लोग आंसर करो इसका।
हाँ भाई, क्या है इसका आंसर? ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके हिस्ट्री में क्या है, बुक्स में नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। अब एग्जामिनर कहाँ से लेता है, ये उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कौन सी हिस्ट्री बुक पढ़ी हुई है। ऐसा तो कोई लिखा हुआ ही नहीं है कि भाई, अगर आपसे ये बोला हो कि भाई नहीं 10th तक की हिस्ट्री की बुक में से आएगा, तो ऐसा तो हो नहीं रहा। अब ऐसा तो बोला नहीं कि चीन की 10th की बुक तक आएगा। वो एग्जामिनर कहीं से भी ले सकता है, हिस्ट्री आपको बोली हुई है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बीजिंग। इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इसमें जो भी चीज़ आए कि जो निषिद्ध शहर है, पहली बात तो ये बीजिंग में स्थित है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक मिंग वंश, आपने कई बार मूवी में देखा होगा, अगर आप चीन से रिलेटेड मूवी देखते हो तो उसमें एक मिंग वंश और मिंग वंश के साथ एक आया था क्विंग वंश। ठीक है, मिंग और क्विंग। मिंग वंश से क्विंग वंश के बीच में ये एक महल हुआ करता था, बहुत आलीशान महल हुआ करता था, शाही महल, जिसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। 1987 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। और ये इसका लगभग ये बनने का टाइम था, यानी कि ये जब महल रहा था तब लगभग 1400 ईस के 1400 से 1900 के आसपास, यानी इतने टाइम तक इसको इस शाही महल का दर्जा दिया गया था। और 1987 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में स्थित है। तो जो भी आपसे पूछा जाए फटाफट से आप आंसर कर देना और क्वेश्चन मत छोड़ के आना। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें निम्न में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया? जो सराउंडिंग की वॉइस होती है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में, तो थोड़ा उसको क्या है, इग्नोर करो। आपका फोकस क्या है? मेन एग्जाम। ठीक है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 16 अप्रैल में जैसे तैसे करके आपको पता है ये सेशन प्रोवाइड करता हूँ। बहुत काफ़ी दिक्कतें होती हैं आसपास की सराउंडिंग वॉइस, उनको अवॉइड करके, और आपको ये सेशन को शेयर करना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई आंसर इसका? निम्न में से किसका, सभी लोग आंसर करा करो चैट बॉक्स में, किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया? इसका आंसर है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप एक बार में पढ़ जाओ। माचू पिच्चू ये जो है आपको पढ़ने जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं, कहीं पर भी इनका 1% भी बैकग्राउंड नहीं है जी। ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या चीज़ है, एक और बात बता देता हूँ इसके बारे में। ये जो माचू पिच्चू है, ठीक है, ये माचू पिच्चू साउथ अमेरिका में, यानी कि आपके दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है, एंडीज एंडीज पर्वत श्रेणी है, उनके बीच में बसा हुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणी के बीच में बसा हुआ है, पर्वत पर नहीं बसा हुआ, पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। ये जो माचू पिच्चू है, ये देखो प्राचीन क्या है, ये प्राचीन निर्माण है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक ऐतिहासिक स्थल ही होगा। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो भाई इसको। आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 और सेम क्वेश्चन 7 अप्रैल में भी रिपीट हुआ है शिफ्ट 2 में। और अक्सर देखा गया है इसमें जो 18 अप्रैल के जो क्वेश्चन है वही सेम सेम क्वेश्चन, मतलब 5 5 6 6 के सेट जो हैं वो 7 अप्रैल में भी रिपीट हुए हैं। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? सबको पता है मिस्र में पिरामिड है, बहुत बड़े बड़े पिरामिड हैं, लेकिन सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके साथ चलो भाई इसका आंसर क्या करते हैं। इसका आंसर है खुफू। क्या आंसर है इसका? खुफू पिरामिड। खुफू पिरामिड सबने सुना है, गीज़ा का पिरामिड, या इसका क्या नाम है, खुफू का पिरामिड। अब इसमें क्या होता था, पिरामिड आपको पता है कुछ ऐसी संरचना होती थी, नहीं पता है, किन लोगों ने नहीं देखी है, तो ये कुछ इस तरह संरचना। अब इनमें होता क्या था, इनमें खाने पीने के कपड़े वगैरह, गहने वगैरह, सारी चीज़ें जो थे राजा के साथ दफना दिए जाते थे। ये राजा की एक तरह से कब्र होती थी, जो मिस्र के राजा होते थे उनकी कब्र होती थी, उनके रहने का ठिकाना नहीं होता था ये उनकी कब्र होती थी। और उनके साथ उनके साजो सामान जितने भी हैं वो दफना दिए जाते थे। तो ये पिरामिड है, ये पिरामिड की विशेषता है, अगर आपसे पूछी जाए तो। बात समझ में आई? अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है, देखो ये क्या है, ये चौथे वंश में बनवाया गया था। ठीक है, चौथा वंश था। ठीक है, किसका? खूफू का ही। खूफू अपने आप में एक शासक था जिसका चौथा वंश था, उसके द्वारा बनवाया गया था। और ये कब्र थी। ठीक है, ये क्या है, कब्र है। अब इंपॉर्टेंट इसमें आपने क्या सुना है, आपने सुना है गीजा का पिरामिड। अब ये क्या है, ये भी खूफू जो वंश था उसके द्वारा बनवाया गया था, गीजा का पिरामिड। ठीक है जी, ये भी किसकी देन थी, ये भी खूफू वंश की देन थी। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं इसमें। और इनमें जो निकलती डेड बॉडीज उनको क्या बोलते हैं, ममीज बोलते हैं। मिस्र के प्रतीकयुक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 शिफ्ट 1।
आंसर करो, क्या कहते हैं इस शैली को? सभी लोग आंसर करोगे, सेशन को लाइक करके शेयर कर दोगे, कंटिन्यूसली 9 PM पर इसको देखोगे और नोट आउट करोगे, ठीक है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें करा रहा हूँ मैं। अदरवाइज आप भीड़ में जाना चाहते हो तो भीड़ में जा सकते हो। क्या आंसर है इसका? मिस्र के प्राचीन प्रतीकयुक्त लेखों में प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? हाइरोग्लिफिक्स। हाइरोग्लिफिक्स। इसके साथ ये जो चित्रलिपि है, अगर चित्रलिपि पूछा जाए तो चित्रलिपि में इतना आंसर कर देना, हाइरोग्लिफ। हाइरोग्लिफ क्या है? चित्रलिपि। और लेखों को क्या कहते हैं? हाइरोग्लिफिक्स, ठीक है जी। चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो। आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का सीबीटी 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त कर दिया गया? बर्लिन की दीवार, जादूगर मर्लिन का नाम सुना है? जादूगर मर्लिन, वहीं से वर्ड है बर्लिन। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त कर दिया गया? जी, मैं सुबह आपको जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, उस करंट अफेयर को आपको रटने का तरीका बताता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बुलेट्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और उसको किस तरह से दिमाग में बिठाना चाहिए। तो उसको देखना अच्छे से, एक बार वीडियो को एंड तक देख लोगे, आपके दिमाग वो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है? आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वहीं पर देख लो, नोट आउट करने लगे, छोटे मोटे पॉइंट को नोट आउट कर लो, बस किस्सा खत्म। करंट अफेयर तो आपका कहीं नहीं आना, प्रीवियस ईयर जी के आपकी चली रही है, आपका डेफिनेटली ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्या आंसर है इसका? 1989 इसका आंसर है, ठीक है? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बात सुन लो। देखो, ये बर्लिन की दीवार जो है ना, बर्लिन की दीवार क्या है कि जो बर्लिन का पश्चिमी एरिया है, ठीक है, बर्लिन का जो पश्चिमी एरिया है, यानी पश्चिमी जो बर्लिन है और जर्मनी, ठीक है, और जर्मनी, इनके बीच में क्या है? एक अवरोध था। यानी कि बर्लिन का जो पश्चिमी एरिया था, ये बर्लिन है, और उसका जो पश्चिमी एरिया था, साथ में क्या, बर्लिन, वो जर्मन, तो जर्मन और इनके बीच में क्या है? एक अवरोध का काम कर रहा था। तो ये क्या हुआ? 28 सालों तक ये दीवार का तोड़ने का चलता रहा, एक दूसरे के बीच में संघर्ष चलता रहा, और फाइनली क्या हुआ कि पश्चिमी जो बर्लिन था इसको परास्त कर दिया गया जर्मनी द्वारा, और ये दीवार थी जो इसको तोड़ दिया गया। बात क्लियर हो गई? तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब इंपॉर्टेंट आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष ध्वस्त की है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा किस वर्ष निर्माण हुआ है? 1961 में निर्माण हुआ है। कितने वर्षों तक संघर्ष चला था? 28 सालों तक संघर्ष चला, और फाइनली भाई ये दीवार जो है वो तोड़ दी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 3 मई 2016 का क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का। आंसर करो सभी लोग। सीबीटी 2 में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोगों से आंसर चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। बहुत कम बच्चे एक तो देखते हैं यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर किया करो यार। मैं तो सच बता रहा हूँ, इतना आपको एफर्ट डाल के इतनी चीज़ें कराई जाती हैं, फिर भी आप लोग क्या थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते। आप लोगों से कोई 1% भी पैसे या फिर उसकी नीड नहीं है, आप लोगों से सपोर्ट की नीड है कि आप लोग बस डेडिकेशन लगा के देखो। यहाँ पर कोई आपको अननेसरी चीज़ें नहीं कराई जा रही, इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जा रही। और जो बच्चा सीरियसली पार्ट ले रहा है उसको मैं बुक प्रोवाइड करूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? आपको घर पर बुक प्रोवाइड हो जाएगी। चलो भाई, वियतनाम युद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखो, पहली बात तो वियतनाम युद्ध को नाम जाना जाता है सेकंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से, ठीक है? सेकंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि वियतनाम युद्ध कब हुआ था? तो 1955 से ये 1975 तक ये युद्ध चला था। ये युद्ध बहुत टाइम तक चला था, भयंकर लड़ाई थी। शीतकाल टाइम पर क्या हुआ था ये, और हुआ किस किस के बीच में था ये भी सुन लो कि ये हुआ था। एक तो वियतनाम रहा होगा डेफिनेटली, एक आपका लाओस था, ठीक है, लाओस, और एक आपका था कंबोडिया। कंबोडिया कितने साल तक? 20 साल तक चलने वाली सबसे भयंकर लड़ाई थी। इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट ये था कि ये देखो, इसको सेकंड इंडो चाइना युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले हिंद और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बाद स्टार्ट हुआ था, तो इसको इसके लिए नाम दे दिया सेकंड इंडो चाइना युद्ध,
ठीक है जी, इसलिए इसको नाम दे दिया था सेकंड इंडो चाइना युद्ध। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे जो ईयर वगैरह पूछे जाए आपको पता होने चाहिए, आप आंसर जरूर करना उनका क्वेश्चन का। आरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे इसको फटाफट से। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? सबने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, मेरे को नाम याद नहीं है। अगर वो देखी होगी आपने तो डेफिनेटली आप ये पता कर पाए होंगे, और आपने उरी भी देखी है तो भी आप पता कर पाए हुए कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। 18 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्या रहेगा आंसर इसका? पाकिस्तान। पहले क्या होता था, देखो ये है भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है पाकिस्तान। अब देखो मैप है ये आपका, इसमें ये तो है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ठीक है, अब ये किस में है? बांग्लादेश किस में है? ईस्ट में। इसको अगर आपसे ये बोला जाए कि बांग्लादेश का दूसरा नाम क्या है तो आप बोलोगे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है जी, ईस्ट पाकिस्तान एक वर्ड यूज हुआ है, जो जॉन अब्राहम की मूवी है, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, देख लेना। तो उसमें नाम यूज हुआ है कि ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान क्या करता है, सप्लाई करता है गन वगैरह। ठीक है, तो इस मामले में ये बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना अगर वो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वतंत्रता मिली कौन सी ईयर में मिली? 1971 में मिली। ठीक है, स्वतंत्रता मिली 1971 में। अब इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ थी आपको पता लग गई, इसमें आंसर जरूर कर देना। ठीक है जी, चलो। आरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है ये, सीबीटी 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ भाई, क्या रहेगा मामला इसका? इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? देखो 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद पहली बात तो ये आ गई कि 1971 में जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, जिसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था। किससे? पाकिस्तान से। के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो इसमें इसका आंसर है तजुद्दीन अहमद। ठीक है, इनका नाम है तजुद्दीन अहमद। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी? पहली बात तो ये इनका कार्यकाल रहा था 71 से 72, 71 से 72। अब इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि हम जनरली देखते हैं अपने भारत में भी कि जो स्वतंत्रता के लिए क्या करता है, जो स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ाई करता है या फिर उनकी जो भी युद्ध होते हैं उनमें नेतृत्व करता है, ठीक है, तो उनको क्या बनाते थे? उसको एक बड़ी बड़ी पोस्ट पर बना देते थे। अब जो ये लड़ाई हुई है स्वतंत्रता की बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, कि पाकिस्तान ने, जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपने आप को अलग कर लिया, तो इस युद्ध में, निर्णायक युद्ध में तजुद्दीन जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। इसी वजह से इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, जो इतने टाइम तक रहे। ठीक है जी, चलो भाई, ये स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। आज आपके हिस्ट्री के पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे आरआरबी एनटीपीसी में, इतने सेशनों में आपने अच्छे से कर लिया उनको। उसके बाहर आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो बाकी ग्रुप डी वगैरह क्वेश्चन आए थे उनको भी मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगा डेफिनेटली। इसके बाद आएगा पॉलिटी। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे, फटाफट से आपका कवर कर लेंगे। और आप बस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट से। सभी लोग आंसर करो इसका। हाँ भाई, क्या रहेगा इसका आंसर? पहली बात तो एक क्वेश्चन देखो, 1919 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? इसने बोला है जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया। अब ये क्या है? जनरली इस टाइप की न्यूज़ जो है ना, आप करंट अफेयर वगैरह में देख लेते हो, लेकिन चूंकि ये देखो, ये क्या है, अपने आप में एक इतिहास बन गया तख्तापलट वाला, तो ये हिस्ट्री में आ गई। बात समझ में आई? इसका आंसर क्या होगा? नवाज शरीफ। इसका आंसर क्या है? नवाज शरीफ। और ये कब की घटना है? ये 1919 की घटना है, 1999 की। तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कि ये कौन से सन की घटना है। ये 1999 की है, 1999 की घटना है ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। 1907 को
भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में। आंसर करो सभी लोग इसको, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसमें क्वेश्चन में ही काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको एक बात तो ये पता है भाई कि जो क्वेश्चन में दिया वो तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और बेहतर तरीके से उसको करना है। क्या आंसर है इसका? सराउंडिंग वॉइस अवॉइड कर देना, अवॉइड कर देना, ठीक है जी। इसका आंसर क्या है? देखो, उगेन वेंगचुक है इसका आंसर। वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना, वेंगचाइन, वेंगचुक। इसका आंसर क्या है? देखो ओरियन लिखा हुआ है यहाँ पर, ओरियन, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है? उगेन वेंगचुक। उगेन वेंगचुक बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओरियन, ओरियन वेंगचुक, ओरियन वेंगचाइन, ओरिगेन वेंगचाइन। तो इसका आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर उगेन वेंगचुक। और इन्होंने ये कौन से शासक बने थे? पहले वंशानुगत शासक बने थे 1907 में, ठीक है जी। 1907 में इनको ताज पहनाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूटान के पहले वंशानुगत शासक कौन है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है पूछा जाए कि पहले वंशानुगत शासक कौन है, तो वो है उगेन वेंचुक। और उनको कब शासक वो कब गद्दी पर बैठे? 1907 में, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ध्यान रखना, नाम का याद रखना, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। आरआरबी एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। करो भाई। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होतकी के नेतृत्व में कौन से ईयर में लड़ी गई? सभी लोग आंसर करेंगे। सर भाई सभी लोग आंसर करेंगे इसको। हाँ भाई, क्या है इसका आंसर? अभी आरआरबी के आए हुए क्वेश्चन है, मैंने तो अपनी तरफ से बनाए नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो क्वेश्चन की पावर, देख रहे हो? आपको लग रहा है आपने कहीं दूर दूर तक ये पढ़े हो क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा इनकी कोई कुंजी नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ। अब आप जो है ना, आप उनकी भीड़ में जा रहे हो जहाँ क्या है, आपको साइंस और वो बाकी सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है। वो हर टीचर समझता है कि आप पढ़ लोगे, लेकिन पढ़ तो आप लोगे, लेकिन साथ में डिटेल आपको कौन बताएगा। कुलनाबाद की लड़ाई जो है ना, वो लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी 1722 में। अब इसके पीछे की छोटी सी क्या है हिस्ट्री सुन लो। देखो, मेन है ये महमूद होताकी। महमूद होताकी हैं, इनको दूसरा नाम दिया गया था महमूद गिलजी। महमूद गिलजी, खिलजी मत समझना, गिलजी है, गिलजी। महमूद गिलजी, ठीक है, इनका दूसरा नाम था महमूद गिलजी। और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने होतकी वंश की स्थापना की थी। होतकी वंश की, देखो इन्होंने नहीं की थी, रुको, वेट 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 वेट, ये स्पेलिंग एक तो गलत लिख गई है। ये होतकी नहीं है, होताकी है, होताकी है। होताकी वंश था ये। होताकी वंश के राजा थे, राजा या कह लो, या फिर जो भी आप कह लो, सुल्तान कह लो। तो होताकी वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1709 में। और किसने की थी? वो की थी मीर वाइस ने, मीर वाइस ने, ठीक है, मीर वाइस होताकी ने। और युद्ध लड़ा गया था 1727 में। किसने लड़ा? महमूद होताकी ने, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर देना। आरआरबी एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016। जो बच्चे लेट आते हैं भैया, टाइम पे आया करो 9 PM पर, वरना गाड़ी छूट जाएगी, और कुछ नहीं है। और सुबह आपको 11 साढ़े 11 पर मैं जो करंट अफेयर के सेशन करा रहा हूँ उनको भी देख लिया करो। आपको आई बटन में ऑलरेडी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। लास्ट में एंड में आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप करंट अफेयर पर जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज प्लेलिस्ट देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखी है। लोग होताकी वंश के बारे में ये भी आ गया कि वो किस देश में विकसित हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए था। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो होताकी वाले लोग हैं ये कहाँ के थे? अफगानी थे, ये अफगानी थे। अगर ये आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया होता अफगानी, तो आप इसका आंसर कर सकते थे अफगानिस्तान, ठीक है जी। ये कौन थे? ये अफगानी योद्धा थे, अफगानी योद्धा थे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। ये होताकी वंश जो है वो किसने स्थापना की इसकी? मीर वाइस होताकी ने। और कब की? 1709 में, ठीक है। अफगानी योद्धा थे होताकी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 का क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करेंगे। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश में पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? ये तो आपने सुना होगा यार, ये तो अभी रिसेंट न्यूज में भी था कुछ टाइम पहले, शायद 1 साल हो गया इस बात को।
सभी लोग आंसर करो। ये पर्यटन केंद्र है अपने आप में एक, और डेफिनेटली आपने सुना होगा इसके बारे में। टेराकोटा आर्मी। देखो, टेराकोटा की मूर्तियों मूर्तियों का संग्रह, जहाँ पे अच्छी खासी मूर्तियाँ रखी हुई हैं आर्मी के रूप में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर विजिट किए थे, और वहाँ उन्होंने क्या है, इसको छूकर देखा था, जिसकी मनाही है। और इस पर थोड़ा सा क्या है, विवाद चला था, विवाद में शांत हो गया था। तो ये जो है ना, ये टेराकोटा आर्मी वही है। ठीक है, मूवी आपने देखा होगा, मम्मी मूवी है, उनमें मैं आपको क्यों इनक्रेज करता हूँ, क्योंकि बच्चा क्या है कि जनरली स्टडी पर फोकस नहीं करता है, बुक से दूर भागता है, लेकिन वो जो है सीरीज और इन सब में ज़्यादा बिलीव करता है। लेकिन देखता आपको क्या है, उसमें से कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जीके में आती हैं, तो वो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब इसके बाद इसका क्या है, ये किससे था विवाद, चीन से। चीन में ये टेराकोटा आर्मी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पहली बात तो ये जो है ना पर्यटन केंद्र है, दूसरी बात ये जो संग्रहालय है ना, ये खुला संग्रहालय है, सभी लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो चीन है, चीन के जो पहले शासक थे, प्रथम शासक, चीन के जो प्रथम शासक थे, जिनका नाम था क्वीन शांग, ठीक है, क्वीन शांग, उनके काल में बनाई गई थी ये कौन सी, टेराकोटा की मूर्तियाँ। ठीक है जी, उनके काल में ये बनाई गई थी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 29 अप्रैल 2000, देखो ये 29 अप्रैल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 29 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। पोताला महल का क्या महत्व है? आंसर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको, डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में ये पटका जाएगा ये क्वेश्चन। आंसर है इसका दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल। दलाई लामा कौन है? एक धर्म गुरु हैं तिब्बत के। ठीक है जी, अब आप इसके पीछे की छोटी सी हिस्ट्री सुन लो। ये देखो क्या है, 17वीं शताब्दी जो थी, ये पहले ध्वस्त हो गया था, तो 17वीं शताब्दी में इसको दोबारा से निर्माण करवा दिया, और दलाई लामा जो धर्मगुरु हैं उनके रहने की इसमें जगह कर दी, मतलब आवास बना दिया था उनका। अब ये जो स्थल है, ठीक है, ये पोतला महल है, ये वाला जो स्थल है, ये स्थल 1994 में विश्व सांस्कृतिक सूची में आ गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस सन में ये सांस्कृतिक सूची में आया हुआ है, तो ये जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल में आया हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत स्थल में इसका नाम दर्ज हो गया है 1994 में, जो कौन दर्ज करता है? यूनेस्को। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, फटाफट से अटेम्प्ट करो। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला? आंसर करो सभी लोग। और ये क्या निर्णायक युद्ध था या नहीं था, ये भी आंसर करो। निर्णायक मतलब फाइनली निर्णय आया या नहीं आया? क्या आंसर है? सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हो यार, आंसर किया करो, और सेशन को लाइक करके शेयर तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। देखो इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तरफ तो था इंग्लैंड और दूसरी तरफ था फ्रांस। आंसर कौन सा? फोर्थ ऑप्शन है। अब इंपॉर्टेंट ये है, आपसे पूछा जाए कि इसमें निर्णायक युद्ध था या मतलब कि निर्णय नहीं ले पाया था ये युद्ध, तो ये इसमें जो फ्रांस था वो जीत गया था, और फाइनली जो है इंग्लैंड ने हार मान ली थी कि भाई अब हमारे बस की नहीं है, हम ये मान चुके हैं कि आप में अच्छा ताकत है, तो ये आपका जो है फ्रांस जो है इसमें जीत गया था। इन्होंने क्या कर दिए थे, इन्होंने बैक ले लिया था, घुटने टेक दिए थे 100 साल बाद, 100 साल बाद। ठीक है जी, ये बात इंपॉर्टेंट है, घुटने टेके वो भी 100 साल बाद। आरआरबी एनटीपीसी 3 मई 2016 का क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? अंतिम क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन है हिस्ट्री का। आरआरबी एनटीपीसी में जितनी भी हिस्ट्री आई है उसका अंतिम क्वेश्चन है, इसके पहले के सेशन देख लेना, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल से आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया फटाफट से हिस्ट्री को कवर कर लेना 4 5 6 वीडियो में, सेशन में, और वो फिर आगे से पॉलिटी को कवर कर लेना। क्या आंसर है इसका? आंसर बताओ भाई सभी लोग, टाइम ओवर हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर इसका कर दो। क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है?
देखो, कार्ल मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स को वर्गों से कोई मतलब नहीं है। कार्ल मार्क्स जो थे दार्शनिक, एक तरह से कह सकते हो आप, जर्मनी से थे। पहली बात तो जर्मनी से थे, दार्शनिक थे। इनको अर्थशास्त्री भी कहा गया, अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात, ये वैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे। समाजवाद के प्रणेता भी बोल सकते हो आप इनको। इनके बहुत नाम थे, ठीक है, राजनीतिक के वगैरह सब कुछ थे, इनके पास बहुत नॉलेज थी। और मार्क्सवाद इनकी एक बुक भी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, मैं लिख देता हूँ आपको, कहीं आपको याद ही ना रहे। मार्क्सवाद जो है इनकी बुक भी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ना तो समाज वर्गों को उसके हिसाब से क्या धर्म की परिभाषा दी थी, ना ही इनका ये था कि ये किसी प्रोडक्शन से, जैसे यहाँ है उत्पादन से अलगाव की भावना को, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि इनको किसी भी ना तो वर्ग से मतलब था, ना किसी ऐसे समुदाय से मतलब था जो क्या है अपनी अपनी अपना वीर गाथा गाता था, ना ही उनको किसी ऐसे से मतलब था जो पॉजिटिविटी फैला रहा। इनको किससे मतलब था, ये मतलब धर्म जो कहते थे, ये कहते थे किसी देश का धर्म क्या है, गरीबी और उत्पादन को सही ठहराता है, ठीक है। इनका धर्म से मतलब ये था कि जो बेसिक लोग हैं ना, वही धर्म की परिभाषा होते हैं किसी देश के लिए। बेसिक लोग मतलब कि जिन लोगों की वजह से जो स्थिति है वो, देखो ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है जी, अर्थशास्त्री, जिनको मतलब था इकोनॉमिस्ट थे। और उनका मेन क्या रहता है, उन लोगों की तरफ फोकस रखना जो क्या है, जो कभी समाज में उठ नहीं पाए, गरीबी, उत्पादन, ये सब क्या है। तो यही इनके हिसाब से धर्म था, बाकी इनके हिसाब से कोई हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं था, ठीक है जी। चलो भाई, ओके, आपके इतने क्वेश्चन है आज, एक बार देख लेते हैं। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन है कंप्लीट। तो आप जो है ना, अगर आपको हमारे साथ वर्क करना है तो itsomsolution@gmail.com पर आप जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम जो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और itsom सॉल्यूशन से नाम से टेलीग्राम है, ठीक है जी। और कोई क्वेरी हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो मेल द्वारा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करो यार, बेस्ट तरीके से। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको करंट अफेयर का वो आ गया होगा, ये जो है करंट अफेयर का, तो आप इसको जो है करके जाना। करंट अफेयर वाली ये पूरा जो वीडियो है, इससे आपको सेशन खुल जाएंगे, ओपन कर लेना और इनको करके जाना, क्योंकि करंट अफेयर आपके में आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कराऊंगा, इंग्लिश की अगर बच्चे इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको इंग्लिश में भी करा दूंगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, गुड लक।